हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का बचा हुआ पार्ट सेशन 2 में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं हमारे दो मेजर टॉपिक्स, जिनमें से एक है पास्ट एडजस्टमेंट्स और दूसरा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स की। तो इन दोनों ही टॉपिक्स का वेटेज अच्छा खासा है इस चैप्टर के अंदर, और ये दोनों टॉपिक्स आप तभी कर सकते हैं जब आपने सेशन 1 पूरा अच्छे से कवर किया हो, सब कुछ पढ़ा हो। वहां पर अगर आपने कुछ भी छोड़ा है तो डेफिनेटली आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स में और गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों ही टॉपिक्स में काफी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड दैट इज व्हाई आई हैव डन दिस सेशन सेपरेटली ऑन दीज टू टॉपिक्स। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब पास्ट एडजस्टमेंट है क्या, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसके सारे केसेस प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। जब भी पार्टनर्स अपने अकाउंट्स बना रहे होते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तो जैसे कि हमने देखा है 11th क्लास में कि ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम पर, लेजर्स के टाइम पे, जर्नल्स के टाइम पे कुछ एरर्स हो जाते हैं, जिन्हें हम रेक्टिफिकेशन चैप्टर के थ्रू पढ़कर आए थे, जहां पर हमने रेक्टिफिकेशन सीखा था। वैसे ही पार्टनरशिप अकाउंटिंग करते टाइम भी देयर कैन बी सिनेरियोज जहां पर कुछ चीजें स्किप हो जाए या गलत हो जाए। दैट मीन्स हो सकता है कि पार्टनरशिप के अकाउंट्स बनाते हुए भी हमारा जो अकाउंटेंट है, हमारा जो क्लरिकल स्टाफ है, उससे कुछ एरर्स हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि पार्टनर्स के बीच का अग्रीमेंट चेंज हो जाए। अकाउंट्स बन गए और बाद में उनके बीच का अग्रीमेंट चेंज हो गया, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? क्या आप वापस पूरी बुक्स बनाएंगे? क्या फिर से सब कुछ करने जाएंगे? नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज अ वेरी हेक्टिक वर्क। So past adjustments is a tool through which we can readjust or we can do those adjustments into our already created books। तो इसको करा कैसे जाता है? by doing a journal entry। हम हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स को एडजस्ट कर देते हैं, शफल कर देते हैं, ताकि हमारा जो भी न्यू अग्रीमेंट है, न्यू प्रोविजन है, या कोई भी पुराना एरर है, वो रेक्टिफाई हो जाए। तो इस पूरे टॉपिक को ऐसे देखो जैसे आपने 11th में एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन को देखा है। यहां पर हमारे पास कुछ एरर्स होंगे जिन्हें हमें रेक्टिफाई करना है एक प्रोसेस के थ्रू, जैसे हम एरर्स में करते थे, एंड देन फाइनली पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट्स के साथ हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके उस एरर को एडजस्ट करने वाले हैं। कुछ चार मेजर केसेस के ऊपर हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स में। देयर आर 4 मेजर केसेस जिसके अराउंड ये टॉपिक रिवॉल्व होता है। वन बाय वन वो सारे टॉपिक्स मैं आपको समझाता हूं। चलो तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टाइप है पास्ट एडजस्टमेंट का, व्हेन द प्रॉफिट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ रॉन्ग प्रपोर्शन और वी कैन से इन अ रॉन्ग रेशियो। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें होगा क्या कि आपके पास पार्टनर्स होंगे, उनके कुछ ओरिजिनल रेशियोज होंगे, पर वो गलती से अपने प्रॉफिट्स को किसी और रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे। हमें करना क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस में कि वी नीड टू ड्रॉ एन एडजस्टमेंट टेबल और वी कैन कॉल इट एज अ एनालिटिकल टेबल। पर्पस वही है कि पहले सही हम निकाल लेंगे कि हमें क्या क्या करना चाहिए था, अगर हम कोई एरर नहीं करते तो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते, और जो गलती से डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है वो लिखते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि जिस पार्टनर को गलती से अमाउंट ज्यादा मिल गया है उससे हम वो पैसा लेकर जिस पार्टनर को शॉर्ट है, डेफिसिट है, उसको क्रेडिट करवा देते हैं। सो अल्टीमेटली पूरा पर्पस है कैलकुलेशन का कि जिस पार्टनर के पास बाय 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 एरर अमाउंट ज्यादा क्रेडिट हो गया है उससे वापस लेना है, और जिस पार्टनर को डेफिसिट है उस पार्टनर को वो अमाउंट एडजस्ट करवाना है। सो अल्टीमेटली होलसेल पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो एरर को रेक्टिफाई करने के लिए किया जा रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल व्हिच आई हैव ऑलरेडी डन हियर। सो आवर प्रॉफिट इज 60,000। देयर वर 3 पार्टनर्स एबीसी, उनका एक्चुअल रेशियो था 5:3:2, whereas the incorrect ratio, the wrong ratio which they have taken is 3:2:1। Now the question will give you each and everything. It is up to you how you are reading the question। अगर आप डिकोड नहीं करना सीख पा रहे हैं क्वेश्चंस को, आप नहीं पढ़ पाते हैं कि राइट रेशो क्या है, रॉन्ग रेशो क्या है, प्रॉफिट क्या है, एरर क्या है, तो ये टॉपिक आपको बहुत परेशान करेगा। इसलिए प्लीज मेक अ हैबिट ऑफ decoding the question, going through the question very thoroughly, very carefully, mark the lines, important lines के right ratio क्या है, wrong ratio क्या है, क्योंकि टॉपिक है इजी। बट प्रॉब्लम यहां हो जाती है जब आप क्वेश्चन को गलत डिकोड करते हैं, मिस इंटरप्रिटेट कर देते हैं। इसलिए प्लीज बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करें। सो ये एक सिनेरियो था
हमें समझ आ गया कि राइट और रॉन्ग क्या है. सो दिस इज माय एनालिटिकल टेबल, वन ऑफ द इजीएस्ट टेबल आई एम टीचिंग यू राइट नाउ. अब ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग पैटर्न से सॉल्व करवाया गया है और जरूरी नहीं है कि आपको यही पैटर्न फॉलो करना है. इट इज अप टू यू. आपको जो सबसे इजी पड़े आप वो करिए. सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड नहीं बोलेगा कि यही टेबल बनाकर आना है या जो बुक में दिया वही बनाकर आना है. दे ओनली वॉन्ट द रेक्टिफिकेशन एंट्री. सो हमें मेन मार्क्स मिलने वाले हैं हमारे रेक्टिफिकेशन एंट्री के. कैसे बनती है रेक्टिफिकेशन एंट्री, चलिए देखते हैं. Particulars, the columns are of the partners and then we have a main total column. मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये मेरी हैबिट है और अगर आपको ये टेबल सीखना है तो आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा. वो ये है कि पहले हम सही चीज करना चाहते हैं कि एक्चुअली सही क्या था, क्या चीज थी जो हमें करनी चाहिए थी. तो जो एक्चुअल बात थी वो ये थी कि द प्रॉफिट मस्ट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. तो हमने लिखा है प्रॉफिट्स टू बी गिवन 60,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. दिस वाज द थिंग व्हिच वाज एक्चुअली रिक्वायर्ड. अगर ये हो गया होता तो कोई गलती नहीं होती. इट मींस अगर ए बी सी को हमने 30, 18 और 12 इस प्रपोर्शन में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होता तो कोई एरर नहीं होता. बट हुआ क्या, that 60 was incidentally or by error, by mistake, was distributed in the ratio of 3:1. That means profits wrongly given are 30, 20 and 10. So these three values are incorrect values. These three values are करेक्ट वैल्यू. ऊपर की वैल्यूज हमेशा मैं ये लिखता हूं जो सही होनी चाहिए, जो उनको मिलनी चाहिए थी. अब यहां से एक सिंपल सा कंपैरिजन आपको मिल जाता है कि ए को कितना मिलना चाहिए था, 30, एंड बाय मिस्टेक he has received 30. That means incidentally ए का अकाउंट तो सही है, वहां पे कोई रेक्टिफिकेशन या किसी भी तरीके के सोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है. बट बी को अगर हम देखें, सो बी मस्ट हैव received a value of 18 but he has received 20. This shows B has received 2000 excess. 2000 excess चला गया है. जिस पार्टनर के पास ज्यादा चला जाता है उससे पैसे वापस लेने हैं. दैट मींस बी का अकाउंट डेबिट होगा 2000 रुपए से. बी का अकाउंट डेबिट होगा 2000 रुपए से. और वही सी को अगर आप देखें तो सी मस्ट हैव रिसीव्ड 12 बट ही हैज रिसीव्ड ओनली 10. दिस शोज उसको 2000 रुपीज कम मिले हैं, उसका अकाउंट डेफिसिट में है, शॉर्ट है. सो वी विल बी गिविंग हिम 2000 मोर बाय क्रेडिटिंग हिज अकाउंट. अगर आप लॉजिकली देखें तो जितने अमाउंट से एरर होगा, जितने अमाउंट से किसी पार्टनर को एक्सेस मिला होगा, उतने ही अमाउंट से किसी और पार्टनर का शॉर्ट निकल कर आता है. वही हो रहा है. और अगर ये मैच कर रहा है, आपका डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है, तो आपने जो टेबल है वो सही बनाया है. यही वेरिफिकेशन स्टेप है, ये वर्किंग है. द फाइनल जर्नल एंट्री फॉर दिस will be B's capital account if the capital accounts are fixed, fluctuating, sorry, or B's current account when the capital accounts are fixed. तो अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड का क्वेश्चन है तो हम बीस करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट करेंगे. इफ द क्वेश्चन इज ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड देन विल बी पासिंग एन एंट्री दैट इज बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. क्वेश्चन में कोई मेथड प्रिस्क्राइब्ड नहीं हो, सो यू हैव टू अज्यूम इट्स अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा ही कुछ होता है. इसका एक और लेवल ये हो सकता है कि मल्टीपल ईयर्स के प्रॉफिट्स जो है वो सही और गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाए. तब आप क्या करोगे, उसमें भी कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट्स दिए उन सबको ऐड करें, राइट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें और उन्हीं सारे रेशियोज को ऐड करके रॉन्ग रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट कर दें. इन टोटल आपको जो फाइनल वैल्यूज मिलेंगी 3 साल की, 4 साल के प्रॉफिट्स के बाद की, एडजस्ट करने के बाद की, उन मेन टोटल्स को कंपेयर करेंगे तो भी आपको डेबिट और क्रेडिट मिल जाएगा. मतलब वो इसी पूरे पैटर्न का 2x या 3x होगा. बहुत ज्यादा उसमें आपको ट्विस्ट देखने को नहीं मिलेंगे. ये है हमारा रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला पार्ट. चलिए देखते हैं अब क्या है नेक्स्ट टाइप. तो दूसरा सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टाइप है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, वो है एरर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें आपको 4 टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. पहला है जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पूरा पूरा स्किप कर दिया. That means it was given in the provision to provide interest on capital, but we have not given the interest on capital. The second type is just the reverse of the first. That is, we have wrongly given interest on capital, but it was not given in the deed. And the last 2, 3, and 4th cases are just the repetition of case 1 and 2, wherein we'll be giving interest on capital at a certain rate जो कि डिसाइडेड था पर हमने गलती से कम दिया है. और फोर्थ टाइप हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट जो था वो ज्यादा था, एक पर्टिकुलर परसेंटेज था बट हमने उससे ज्यादा
गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है। तो चलिए वन बाय वन केसेस को समझते हैं। पहला है, अगर प्लेन केस है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था बट आपने नहीं दिया है, पूरा टेबल वही बनेगा जैसे बनता है, कैपिटल्स दी होंगी, पार्टनर्स के रेशियोज दिए होंगे। आपको करना क्या है, सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल में जाना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपको देना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द डीड वो कैलकुलेट करके लिख देना है। सो आई हैव टेकन एग्जांपल कि एबीसी पार्टनर्स है 532 में और इनकी कैपिटल्स इक्वल है, जिसपे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10 10 10। सो 10,000 10,000 10,000, इट इज कमिंग 30,000 रुपीज। दीज आर द वैल्यूज विच एबीसी मस्ट हैव बीन रिसीव्ड इफ वी हैव गिवन द राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट हुआ क्या, ये चीज स्किप हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट हो गया, हमने दिया ही नहीं। गलती तो यही है। तो अब इसको करेक्शन कैसे करेंगे? सो ये जो 30,000 है, एरर यही है। इस वैल्यू को उठाकर हम ये मान लेते हैं, क्योंकि टेक्निकली यही होता है कि जब भी हम किसी चीज को स्किप करते हैं तो हमारा एनडीपी को बढ़ा देता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट को बढ़ा देता है, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर होता है। उस प्रॉफिट में ये 30 ऐड हो गया होगा और ये 30 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन प्रॉफिट्स रॉन्गली गिवन इन द रेशियो ऑफ 5:3 वॉट एवर द रेशियो विल बी इन द क्वेश्चन। तो मैंने जैसे 5:3 लिया, तो मतलब ये हुआ है कि जो 30,000 का प्रॉफिट है, जो 30,000 का इंटरेस्ट है, वो प्रॉफिट ट्रीट कर दिया गया होगा और उसे हमने पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा और वही हुआ 1596। सो दीज आर द इनकरेक्ट वैल्यूज, इसका ध्यान रखें। ये करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और ये रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे का पार्ट पूरा सेम है, कंपैरिजन किया, 5,000 एक्सेस आ रहा है मतलब डेबिट, 1,000 शॉर्ट है क्रेडिट एंड 4,000 शॉर्ट है क्रेडिट। सिंपल सा रूल है, जिस पार्टनर को एक्सेस अलॉट हो गया है उससे वापस लेना है तो डेबिट, जिसका डेफिसिट है उसको हमें और प्रॉफिट देना होगा ताकि वो एरर रेक्टिफाई हो जाए, इसलिए उसका अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल द फाइनल जर्नल एंट्री विल बी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट एंड टू C's कैपिटल अकाउंट। ओमिशन के अंदर ही क्वेश्चंस को और ट्विस्ट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह आपको जानबूझकर पहले क्लोजिंग कैपिटल दी जाएगी, जस्ट टू मेक द क्वेश्चन मोर लेंथियर। वहां क्या करना होगा? क्या ये चीजें बदल जाएंगी? नहीं, बट मुझे जो इंटरेस्ट निकालना है उसके लिए आई नीड ओपनिंग कैपिटल, और अगर वो आपको जानबूझ के क्लोजिंग कैपिटल देंगे तो पहले आपको ए बी सी की ओपनिंग कैपिटल्स कैलकुलेट करनी होंगी, जो हमने अभी सीखी है सेशन 1 में, इसी चैप्टर के मैंने आपको बताया था, जहां पर क्लोजिंग कैपिटल से आप ओपनिंग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग अ फॉर्मूला दैट इज एड ड्रॉइंग्स लेस एडिशनल कैपिटल एंड लेस प्रॉफिट्स। तो वो एड लेस करके पहले आप फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद जो कैपिटल आएंगे उसके ऊपर ये चीज की जाएगी। सो दिस इज वन ऑफ द टाइप्स ऑफ एरर्स इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसका जस्ट रिवर्स देखते हैं, जब डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला नहीं है देने के लिए बट वी हैव गिवन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तब क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस 2, दैट इज रिवर्सल ऑफ केस नंबर 1। अब इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा कि डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई बात की ही नहीं गई, बट वी हैव बाय मिस्टेक वी हैव गिवन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स। फॉर एग्जांपल, there were three partners. This is case number 2 of IOC. There were three partners ABC, and let's say we have given errorfully, mistakenly interest on capitals. It was not there in the deed, but we have incidentally or by mistake we have given them interest on capital. तो क्या हुआ है? अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो IOC मैंने निकाला हुआ है, इसे मैंने रॉन्ग वैल्यूज की तरह ट्रीट किया है। सो मैंने क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली गिवन, जस्ट टू रिलेट दिस पार्ट विद द फर्स्ट केस। जैसे फर्स्ट केस में ऊपर की वैल्यूज करेक्ट होती थी, नीचे की वैल्यूज रॉन्ग होती हैं, इनकरेक्ट होती हैं। यहां पर हम अब ऊपर के इंटरेस्ट को रॉन्ग मान रहे हैं और नीचे के प्रॉफिट्स को हम करेक्ट मान लेंगे, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं चाहिए था बट वी हैव गिवन इट। सो दैट इज व्हाई दीज थ्री वैल्यूज आर दोज वैल्यूज व्हिच आर रॉन्गली गिवन, बट दिस 30,000 मस्ट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ratio of the partners. That means profits to be given was 15, 9 and 6. So you can see these are incorrect values and these are correct values. So everything is same, even the calculations are same, but now the debits have been converted into credits and the credits have been converted into debits. अब आप देख सकते हैं that A has been received 10,000, but he should have been receiving 15,000. This means he has been given 5,000 less. So his account will be credited. See,
Whereas B has received 10 instead of 9. This means he has received 1000 excess. So his account will be debited. And same goes for C. He has received 4000 excess. So his account is also going to be debited. So the journal entry will be B's capital account debit, C's capital account debit to A's capital account, and the narration will be being error rectified, or you can write being adjustment entry pad. It's not required at all to write all the theory in the narration. It is not required. These types of questions can be asked for a question of 3 marks or 4 marks, or even if they add the closing capital part into this, so this type of questions can go up to 6 marks also. So this is my case number 2. Let's see what we have in another cases. Now, let's suppose uh, if the interest on capital was to be given at the rate of 10%, but we have given it at the rate of 7%. I'm repeating, the interest on capital was agreed to be given at the rate of 10%, but it was mistakenly given at the rate of 7%. So case 3 is based on interest on capital where the percentage, the interest of capital is given, but at a lesser rate of interest. तो ये आपका केस नंबर 3 बन जाएगा. इससे हमें ये पता चलता है कि हमें कुछ परसेंटेज और देना है हमारे पार्टनर्स को, बिकॉज द क्वेश्चन इज सेइंग यू मस्ट हैव बीन गिवन द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10%, बट इंसिडेंटली यू हैव गिवन इट एट अ रेट ऑफ 7%. सो 10% देना था, 7% दे दिया गया है. इट मींस अभी भी 3% और देना चाहिए. तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी गिवन एट द रेट ऑफ 3%. इट इज वेरी सिंपल एंड इट इज कॉपी अ वर्जन ऑफ केस नंबर 1, और कुछ नहीं है. मान लो 3% आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सिंपल, और वो नहीं दिया गया है. तो आप कैसे सॉल्व करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% से निकालोगे, ए बी सी के कॉलम्स में लिख दोगे, ये राइट वैल्यूज मानी जाएंगी. एंड देन अगेन द टोटल ऑफ दैट 3%, द टोटल ऑफ दैट 3% will be distributed in their ratio, which will be treated as a wrong distribution. वो टोटल जो 3% का आएगा, वो जो डिफरेंस परसेंटेज का आप निकालेंगे, उसको हम रॉन्ग मानकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड देन विल कंपेयर द राइट एंड द रॉन्ग वैल्यूज एंड विल हैव आवर डेबिट एंड क्रेडिट जो भी हमारा आ रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी मेक द जर्नल एंट्री. तो ये बिल्कुल सिंपल है. केस नंबर 3 में क्या हो रहा है? परसेंटेज ज्यादा होगा, गलती से आपने कम दे दिया होगा. इट कैन बी 8 देना था, 6 दे दिया, 10 देना था, 7 दे दिया, 15 देना था, 10 दे दिया. सो हमेशा राइट परसेंटेज विल एक्सीड द गिवन परसेंटेज. जबकि केस नंबर 4 में क्या होगा? केस नंबर 4 में आप देखिए बिल्कुल कहानी जो है वो बदल जाएगी. अब यहां पर क्या होगा कि हमें बोला गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 15% से, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 15% से, बट वी हैव गिवन एट अ percentage of 18% or 20%. So now the right percentage which we have been giving to the partners, that will be lesser at than the percentage of interest which we have given as interest. तो हमारा रॉन्ग परसेंटेज ज्यादा होगा और राइट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट कम होगा. वो केस नंबर 4 बन जाएगा. तो वहां पर आप क्या करोगे? जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा, जो भी डिफरेंट परसेंटेज होगा, जो हमने एक्सेस दे दिया है, उतने ही परसेंट से आप कैलकुलेशन करेंगे और उन वैल्यूज को एबीसी के कॉलम्स में लिखेंगे और ये मानेंगे कि वो गलत है, जैसे कि आपने अभी केस नंबर 2 में किया था. तो जितना एक्सेस परसेंटेज दे दिया है वो कैलकुलेट किया जाएगा, उसे रॉन्ग ट्रीट किया जाएगा, टोटल को राइट रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट करके डेबिट और क्रेडिट निकाल दिया जाएगा. सो केस 3 एंड 4 आर एक्सटेंशंस ऑफ केस 1 एंड केस 2. आपको फोकस करना है 1 एंड 2 पे. अगर आपको केस नंबर 1 आ गया तो उसका बिल्कुल रिवर्स केस नंबर 2 है. अगर आपको केस नंबर 1 आ गया, उसी का एक्सटेंशन केस नंबर 3 है. और अगर आपको 2 आ गया, केस नंबर 2 आ गया, तो उसका एक्सटेंशन केस नंबर 4 है. इतना ही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अंदर. अब देखते हैं टाइप 3 क्या है, टाइप 3 ऑफ एरर्स क्या होते हैं. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर्स which are commonly asked in 4 mark questions or 6 mark questions are these errors, that is dual omissions. अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, dual means दो, omissions मतलब चीजों को skip कर देना. अब इसमें एक ही पैटर्न बहुत बार पूछा जाता है, और वो ये है कि जहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दोनों को स्किप कर दिया गया है, दैट मींस दो एलिमेंट्स को ओमिट कर दिया गया है. दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द टॉपिक इज गिवन एज
डुअल ओमिशंस एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। एनालिटिकल टेबल वही है, मैंने वैल्यूज के साथ कोशिश की है समझाने के लिए। सो अब यहां पर हो क्या रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना था, वो आपने नहीं किया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उनसे चार्ज करना था, वो भी नहीं किया। तो दोनों ही चीजें स्किप कर दी गई और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। सो लेट्स गो विद द वैल्यूज, लेट्स हैव दीज वैल्यूज। के आईओसी हमें देना था 10 10 10 टू एबीसी, दैट मींस उन्हें मिलना चाहिए था टोटल 30,000 रुपीज का वैल्यू। Whereas उनकी ड्राइंग्स पर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना था 2500 ईच के रेट से, और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास आता 7500। दैट ऑल्सो मीन्स कि अगर ए को इंटरेस्ट मिलता 10 और उससे 2500 का इंटरेस्ट हम वापस ले लेते, तो नेट ए के पास कितना बचता? 7500, 7500 टू बी एंड 7500 टू सी। सो पहले तीन स्टेप क्या है डुअल ओमिशंस के? फर्स्ट, you will provide interest on capital according to the question, then you will deduct interest on drawings according to the question, and you have the net effect, or you can say the net values which the partners must be having. So ये वो values है जो ABC के पास नेट बचती अगर कुछ गलती नहीं की जाती, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई गलत कैलकुलेशन नहीं होता, उन्हें स्किप नहीं किया जाता, तो एबीसी के पास इतना बचना चाहिए था। दैट मीन्स उनको 22,500 का प्रॉफिट मिलना चाहिए था इस पैटर्न में। बट बाय मिस्टेक दिस 22,500 हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर रेशो। तो हम उसे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट्स रॉन्गली गिवन। लेट्स से दैट रेशो वाज 532 के रेशो में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं 22,500 को मैंने 532 में बांटा है। 11,250 गिवन टू ए, 6,750 to B and 4,500 to C. These are the incorrect values and these are the correct values. वही डेबिट और क्रेडिट करने के लिए हमने कैलकुलेशंस किया, तो हमें देखा कि ए के पास 3750 एक्सेस चला गया है, तो उससे ये वैल्यू वापस ली जाएगी। बी और सी को 750 और 3,000 रुपीज क्रेडिट किया जाएगा। तो फाइनली द जर्नल एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। और अगर ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड क्वेश्चन होगा तो हम करेंगे एज करंट अकाउंट डेबिट टू बीस करंट अकाउंट एंड टू सीज करंट अकाउंट। ओवरऑल अगर आपको अभी तक पैटर्न समझ में आ रहे हो तो एनालिटिकल टेबल वही है, बस आपका टास्क है टू आइडेंटिफाई what should have been the correct values, correct calculations, and then what they have already given to the partners. जो वैल्यूज उनको मिल चुकी हैं और जो मिलनी चाहिए थी, उनके बीच का बस एक कंपैरिजन है जिससे हमें हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री मिल जाती है। इतना ही है पास्ट एडजस्टमेंट्स। ट्रस्ट मी, इतने ही केसेस हैं, यही पैटर्न है और ऐसे ही करना है। एक मेजर केस और बचा है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूं। और हमारा लास्ट पैटर्न है एरर्स का मल्टीपल ओमिशंस। और ये जो टाइप है मल्टीपल ओमिशंस जो टाइप है, ये डेफिनेटली जब भी आया है तो 6 नंबर के क्वेश्चंस में आया है। बहुत लेंथी होता है क्वेश्चन क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स यहाँ पे मिसिंग है। नाम ही है मल्टीपल ओमिशन। पहले क्वेश्चन समझते हैं, टाइप समझते हैं, फिर हम देखेंगे इसको करना कैसे है। तो मल्टीपल ओमिशन का मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में 4-5 प्रोविजंस थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, सैलरी के और प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के। वो सारी चीजों को स्किप करते हुए क्वेश्चन में वो क्या कर रहे होंगे कि प्रॉफिट्स को किसी रैंडम रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होंगे। नाउ योर टास्क इज टू एडजस्ट ऑल दोस प्रोविजंस व्हिच हैव बीन स्किप्ड एंड देन पास अ रेक्टिफिकेशन एंट्री। अब ये बहुत लंबा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि आपको प्रॉपर पीएनएल अकाउंट बनाना चाहिए। ये मेरा तरीका है। अगर आप पीएनएल एप्लीकेशन अप्रोच से जाएंगे तो इस 6 नंबर के क्वेश्चन में कभी एरर नहीं होगा। आप चाहें तो टेबल के अंदर भी सारे एडजस्टमेंट्स करके दिखा सकते हैं, वो भी एक पैटर्न है, बट ज्यादा सेफ पैटर्न है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रॉपर ली ड्रॉ कर देना, वहां से वैल्यूज निकालना और फिर ये बनाना। तो करना क्या है मैं आपको बताता हूं। नॉर्मल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएंगे जैसा बनाते हैं, बाय नेट प्रॉफिट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दीजिए, टू ड्राइंग्स निकाल दीजिए, टू सैलरी, टू कमीशन, जो जो भी क्वेश्चन में एक्चुअली होना चाहिए था। एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन वर्किंग्स में जाइए और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दीजिए। सबसे पहला आपका टास्क ये होगा। उसके बाद आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए कि उन्होंने प्रॉफिट्स को एक्चुअली बांट किस रेशो में दिया है। वो होता है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। अब आपका टास्क ये है कि आपने जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है वहां से निकालना है आपको ये वाला वैल्यू, प्रॉफिट्स टू बी गिवन। ये एनालिटिकल टेबल आपको फिर बनाना पड़ेगा। एबीसी मान लेते हैं 3 पार्टनर्स है, तो ये कैसे निकालोगे आप प्रॉफिट्स टू बी गिवन? इसका एक फॉर्मूला है सिंपल सा, या कॉमन सेंस यूज करो कि पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर। पार्टनर्स को क्या क्या मिल रहा होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा होगा, सैलरी मिल रहा होगा, कमीशन मिल रहा होगा, और नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो फाइनली आपने नीचे बांटा होगा राइट रेशो में वो मिल रहा होगा। मतलब 4 चीजें पार्टनर्स को मिलेंगी माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो फॉर्मूला क्या बन गया इस चीज को निकालने का?
all the debit items which you are giving to the partners, subtracting interest on drawings out of that. So interest on capital plus partner salary plus commission प्लस पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो फाइनल प्रॉफिट आपने रेशियो में बांटा माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर आप करेंगे तब जाके आपको एबीसी का वो वैल्यू मिलेगा जो एक्चुअली एबीसी के पास नेट फाइनल बचना चाहिए था इफ वी हैव नॉट डन एनी काइंड ऑफ एरर। बट उन्होंने तो ये कर दिया होगा, प्रॉफिट को किसी और रैंडम रेशियो में बांट दिया होगा, वो क्वेश्चन बता देता है, तो ये आपकी इनकरेक्ट वैल्यू होगी। इसके बाद तो बहुत ही सिंपल है, राइट वैल्यूज को रॉन्ग वैल्यू से कंपेयर करना है, डेबिट और क्रेडिट निकाल देना है और एंट्री पास कर देनी है। बट ये क्वेश्चन लेंथी क्यों है? पहले आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एडजस्टमेंट्स हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के एडजस्टमेंट्स होते हैं, सैलरीज निकालनी पड़ती हैं, फिर नेट डिविजिबल प्रॉफिट को एक्चुअल रेशियो में बांटना पड़ता है। सो इट्स अ लेंथी प्रोसेस। कई बार तो ओपनिंग कैपिटल की जगह क्लोजिंग कैपिटल भी ऐड कर दिया जाता है, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल से पहले ओपनिंग निकालना है, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है, फिर एनालिटिकल टेबल बनाना है और फिर प्रॉपर फॉर्मेट में जाके जर्नल एंट्रीज करनी है। सो इस वजह से मल्टीपल ओमिशन इज द ओनली टाइप जो आपको 6 मार्क्स में ही पूछा जाएगा, इसके अलावा ये कभी नहीं आएगा। अगर आएगा तो सीधे सीधे 6 नंबर फेच करेगा, इसलिए इसके जितने क्वेश्चंस आप कर पाओ वो कम है। तो इसके सारे इलस्ट्रेशंस बनाइए और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस याद से बनाइएगा। अब जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का उसमें बात करते हैं, वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज द गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। एज द नेम सजेस्ट, इस टॉपिक में हमें बताया जाता है कि आपको किसी नए पार्टनर को या किसी एग्जिस्टिंग पार्टनर को कोई मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट देना होता है, इसलिए तो उसका नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। दैट मीन्स वी आर गिविंग, वी मीन्स फर्म और इंडिविजुअल पार्टनर, वी आर गिविंग अ गारंटी टू अ पार्टनर दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी फिक्स्ड एट दिस वैल्यू। ज्यादा दे सकते हैं पर गारंटीड अमाउंट से कम देना अलाउड नहीं है। तो अगर किसी क्वेश्चन में गारंटीड अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट मिल जाए उस पार्टनर को तो चलेगा, पर कम मिलेगा तो हमें कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक पीएनएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है और इस पूरे टॉपिक में जो गारंटी दी जा रही है वो हमारे नेट प्रॉफिट पे ना देकर, ध्यान रहे, नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे दी जाती है। किस पे दी जाती है गारंटी? नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे। वो प्रॉफिट जो सब कुछ एड लेस करके आपके पास फाइनली बचता है, जिसमें से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, आईओडी सब कुछ एडजस्ट कर देते हैं, जो फाइनली नेट प्रॉफिट बचता है जिसे हम पार्टनर्स के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेबिट साइड पे, उसी प्रॉफिट पे गारंटी का टॉपिक एप्लीकेबल है। अब गारंटी दो तरीके से दी जा सकती है, गारंटी बाय इंडिविजुअल पार्टनर एंड गारंटी बाय द फर्म। दोनों को समझते हैं। पहला है गारंटी बाय इंडिविजुअल पार्टनर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर फर्म का प्रॉफिट है 3 लाख और फर्म में कोई और प्रोविजन नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कोई ड्रॉइंग्स नहीं, कुछ नहीं है, सीधे प्रॉफिट को आपको रेशियो में बांटना है क्योंकि वही आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, तो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉर्मली ऐसे ही बनाओगे जैसे बनाते हो। और मान लेते हैं तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था, तो मैंने 3 लाख को इक्वली बांटा है, ए बी सी को 1 लाख ईच मिलना चाहिए था। बट क्वेश्चन में यह भी लिखा था कि सी को 1 लाख नहीं, एक गारंटी दी गई थी बाय ए दैट हिज शेयर विल नॉट बी लेस देन 1,25,000 रुपीज। सी को क्या गारंटी दी गई है कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी भी ईयर में 125 से कम नहीं होगा, 1,25,000 से कम नहीं होगा। पर हमने जब प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो हमने पाया कि सी इज रिसीविंग ओनली 1 लाख रुपीज। द गारंटीड अमाउंट वाज 1,25,000। एवरीथिंग विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। मैं सिर्फ बेस वैल्यूज के साथ आपको समझा रहा हूं। तो अब मुझे सी को 25,000 और देना पड़ेगा, यस, ताकि इसका शेयर कितना हो जाए जितना की गारंटीड है। 1,25,000 गारंटीड है तो मुझे 25,000 और ऐड करना पड़ेगा, जो मैंने कर दिया। पर ये 25,000 देगा कौन? कौन है जो अपने शेयर को कम करने वाला है? सो दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। द गारंटी कैन बी गिवन बाय इंडिविजुअल पार्टनर। अब वो ए हो सकता है, वो बी हो सकता है। अगर ए ने दिया होगा तो आप ए के शेयर में से 25 माइनस कर दोगे, तो उसका नया शेयर क्या हो जाएगा? 75। बी का एज इट इज 1 लाख और सी का हो जाएगा 1,25,000। वही अगर गारंटी बी ने दिया होता तो हम बी में से 25,000 को माइनस कर देते, सी का शेयर 125 हो जाता, बी का 75 हो जाता, ए का अनचेंज्ड रहता। याद रहे ये वाला प्रॉफिट चेंज नहीं होगा, हमारा जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है उसमें एडलेस नहीं करना है। जो पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें से जो डेफिशिएंट पार्टनर है, जो डेफिशिएंसी है,
ये 25,000 की, इसे हमने सी को दे दिया और इस डेफिशिएंसी को हम उस पार्टनर से निकाल लेते हैं जिस पार्टनर ने गारंटी दी थी। इसे बोलते हैं गारंटी गिवन बाय इंडिविजुअल पार्टनर। ये कोई एक पार्टनर किसी और एक पार्टनर को देता है। जबकि के गारंटी बाय फर्म में क्या होता है? गारंटी बाय फर्म में क्या होता है? गारंटी बाय फर्म में यह होता है कि दोनों पार्टनर्स, उस गारंटीड पार्टनर के अलावा फर्म में जितने पार्टनर है, अगर मान लो 4 है, एक को गारंटी दी गई है तो 3, अगर 3 है, एक को गारंटी दी गई है तो बचे हुए 2, तो पूरी की पूरे रिमेनिंग पार्टनर्स यहां पे गारंटी बियर करते हैं, डेफिशिएंसी को बियर करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर सी को हमने गारंटी दिया है 1,50,000 का, बट ही इज रिसीविंग 1,00,000 rupees, so he'll add 50,000 in his share. Now this 50,000 has been guaranteed by firm in equal proportion. ए और बी ने क्या बोला था कि वो डेफिशिएंसी को बियर करेंगे इक्वली, तो 50 का हाफ ए देगा और 50 का हाफ बी दे रहा है। तो आप देखिए, ए को मिला था 1,00,000, पूरा वही पुराना क्वेश्चन मैंने उठाया है। 1,00,000 में से मैंने 25 माइनस किया, ए का बचता है 75, बी का भी 1,00,000 है, उसमें से 25 माइनस किया तो बी का भी बचता है 75,000, और सी को मिल गया 50, तो सी का बन गया 1,50,000। तो नए शेयर्स क्या हुए? 75,000, 75,000 and 1,50,000. So this is how the guarantee given by firm is done. इससे पहले हमने देखा गारंटी बाय इंडिविजुअल पार्टनर, और ये है गारंटी गिवन बाय द फर्म। इसके भी क्वेश्चंस पीएनएल एप्रोप्रिएशन की तरह ही बनाए जाते हैं, नॉर्मल पीएनएल एप्रोप्रिएशन जैसे बनाया जाता है वैसा ही है, बस पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अंदर जो हम नीचे रेशो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे उसी का एक एक्सटेंशन है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इतना ही है इस चैप्टर में ओवरऑल जो हमने अभी तक पढ़ा इन दोनों सेशंस के अंदर। क्या है वो इंपॉर्टेंट एरियाज जिन पे आपको फोकस करना है? पहला है थ्योरी, क्योंकि इस चैप्टर से थ्योरी में एमसीक्यू पक्के में आने ही आने हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। साथ ही साथ आपको थ्योरी में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, कई बार राइट्स ऑफ द पार्टनर्स के ऊपर, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं उसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। कई बार पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पीएनएल अकाउंट के डिफरेंस के ऊपर आ जाते हैं, चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं, फॉर्मेट रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है। इस चैप्टर से अप टू 10 मार्क्स आपसे पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 4 मार्क 3 मार्क्स के जर्नल एंट्रीज में, या छोटा सा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट रिलेटेड छोटा सा पास्ट एडजस्टमेंट का कोई क्वेश्चन आपसे 3 to 4 मार्क्स में पूछा जाएगा, और 6 मार्क्स में डेफिनेटली आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर पास्ट एडजस्टमेंट्स के जो बड़े वाले केसेस हैं जैसे कि मल्टीपल ओमिशंस हो गया या डुअल ओमिशंस हो गया, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछने के ज्यादा चांसेस हैं। तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना जब आप इन चैप्टर्स को प्रैक्टिस करेंगे। बाकी पूरे चैप्टर को एक बार ध्यान से पढ़िए, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर एक बेस है अपने आप में। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कैच करते हैं, समझते हैं, तो आगे के चैप्टर्स आपको इजी लगेंगे, क्योंकि इसका नाम ही है फंडामेंटल्स। ये पार्टनरशिप का फंडामेंटल है, इसलिए आपको इस चैप्टर पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि आगे के चैप्टर्स इस चैप्टर पे काफी हद तक बेस होने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। अब हम शुरू करते हैं हमारा दूसरा चैप्टर दूसरे सेशन में, ठीक है? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।